नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरुचिरापल्ली में रोड शो। महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल की स्मृति में सिक्का करेंगे जारी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव में भी लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश की सफलताओं की चर्चा की। अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने मन की बात में देश की धरोहरों को मिली वैश्विक पहचान पर प्रसन्नता जताई। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों को भी किया याद। बिहार में बनेगा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा। सफाई कार्यों से जुड़े वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है उद्देश्य। और फीजे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल का दूसरा चरण आज। पहले दिन रहा ड्रॉ। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच खिताबी भिड़ंत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में रोड शो किया और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया है। काफी संख्या में लोग इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तिरुचिरापल्ली की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में रोड शो किया है। काफी संख्या में लोग इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते रहे, जिसके बाद जब प्रधानमंत्री वहां से गुजरे तो सभी लोगों का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज तिरुचिरापल्ली जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर भी जाएंगे, जहां वो आदि तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। ये महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में माने जाते हैं, जिन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम को राजधानी बनाया था और वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये मंदिर चोल वास्तुकला, शैव भक्ति और प्रशासनिक प्रतिभा का भी प्रतीक है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश की सफलताओं का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धियों पर बात की। पीएम ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा को देशवासियों के लिए प्रेरणादायी बताया। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का जिक्र कर कहा कि यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे
अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान-3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में खेलो भारत नीति 2025 की अहम भूमिका है और गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता हैं। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की वैज्ञानिक सोच और फिटनेस के प्रति लगाव से ही आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि स्थानीय उत्पाद और हैंडलूम हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज के दौर में टेक्सटाइल क्षेत्र में काम कर रहे सैकड़ों स्टार्टअप्स ने भारत के हैंडलूम को वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत की विविधता का सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीत और परंपराओं में भी देखने को मिलती है। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। पीएम ने मन की बात में कहा कि टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत के हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोक गीतों और परंपराओं में मिलती है। हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं हैं, बल्कि ये आज भी समाज को दिशा दे रही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़ाव। संस्कृति की जीवंतता से ही कोई राष्ट्र विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में किलों के महत्व का भी वर्णन करते हुए यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने देश की आजादी और देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को भी याद किया। किले हमारे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रमाण है। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। पीएम ने यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में
एक किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से झांकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश की आजादी और देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को याद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लाखों वीर शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजाद हैं। अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हर उस दिल की धड़कन है जिसने कभी भारत का सपना देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन बलिदानों को याद रखने की बात की जिनकी वजह से देश को आजादी मिली, क्योंकि आजादी सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्राचीन ज्ञान की असाधारण विरासत को सहेजना प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला जिक्र किया और कहा कि यहां अब मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। भारत का प्राचीन ज्ञान सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, संगीत और दर्शन समेत तमाम विषयों के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे असाधारण ज्ञान की विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं, उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड का गुमला। माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं।
एक छोटे से कदम से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो कठिन परिस्थितियों में भी विकास का दीप जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरिद्वार की, जहां मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के पैदल मार्ग पर बिजली का तार टूटने के कारण करंट फैल गया, जिसके कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक आपको बता दें कि 6 लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है, जबकि घायल हुए कई लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया बल, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। और अब बात बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होंगी। ये आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज से के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया गया है। ये आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा। वहीं एनडीए के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहां उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी का एक उदाहरण बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह, जिसे बिहटा में खोला गया है। आखिर क्यों खास है ये बंदरगाह और बिहार के विकास में इसकी भूमिका आखिर कितनी महत्वपूर्ण है, आपको दिखाते हैं पटना जिले के बिहटा से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये खास रिपोर्ट। कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला बिहार आज औद्योगिक विकास की परिकल्पनाओं के सारे मिथक तोड़ विकास की नई इबारत लिख रहा है। ड्राईपोर्ट यानी सूखा बंदरगाह की तस्वीरें बिहार की बदलती छवि का जीता जागता उदाहरण है। पटना जिले के बिहटा में आप इस ड्राईपोर्ट के कैंपस में आएंगे तो आपको बिहार के औद्योगिक विकास की नई तस्वीर नजर आएगी। यह बंदरगाह केवल बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के छोटे बड़े व्यापारियों के लिए भी
विदेश में आसानी से व्यापार करने की राह खोलेगा। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि ड्राई पोर्ट उद्योग की राह आसान बनाएगा, जिससे विदेश में भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार से जो भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होगा वो इसी लोकेशन से हो जाएगा एंड हमारे जो बिजनेस जो कम्युनिटीज़ हैं जो एग्जिम बिजनेस में हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस ड्राई पोर्ट के खुल जाने से व्यापारियों के साथ साथ 250 लोगों को स्थानीय स्तर में रोजगार मुहैया हो रहा है। साथ ही आगे 7000 लोगों को इससे रोजगार मिलने के रास्ते खुल गए हैं। जो लोग बाहर काम कर रहे थे आज के डेट में बिहार में काम कर रहे हैं और काफी अच्छे से रोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ी हैं। बिहार से पलायन की बड़ी वजह बेरोजगारी है, लेकिन अब यहाँ नई नई विकास परियोजनाओं से रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। हमारे बिहार में इस तरह का ड्राई पोर्ट बन गया है तो हम अपना यहीं पे काम कर रहे हैं और यहीं पे पैसा बच रहा मेरा। बिहार भी बहुत आगे डेवलप कर रहा है और बिहार में भी बहुत अच्छा सर इंडस्ट्रीज आई हैं। बिहटा में सर हम लोग का ये जो आईसीडी है ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री अब बनने जा रहा है। बिहार पूरे भारत में 0.5% आयात निर्यात करता है। ये सुविधा हो जाने से अब 10% तक आयात निर्यात होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बिहार से मुख्य तौर पर मखाना, लेदर, सब्जी, फल और विभिन्न प्रकार के फलों के पाउडर की सप्लाई होती है, जिसमें केला, प्याज प्रमुख हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो यानी आईसीडी के बिहार में खुल जाने के बाद अब बिहार का रेवेन्यू दूसरे राज्यों में नहीं जाएगा, बल्कि बिहार को ही वो रेवेन्यू मिलेगा। साथ ही साथ निर्यात में भी बिहार का प्रतिशत और तेजी से आगे बढ़ेगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, बिहटा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों और बच्चों से संबंधित सभी सुविधाओं की राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुरूप अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराई जाए। इसके अलावा आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्टाफ और छात्रों को प्रशिक्षण देने तथा मानसिक व भावनात्मक समर्थन के लिए काउंसलिंग व सहपाठी सहायता तंत्र को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। बच्चों और युवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी स्कूलों और सार्वजनिक सुविधाओं का राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं और आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा ऑडिट किया जाना चाहिए। अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और विद्युत तारों के साथ साथ संरचनात्मक अखंडता का गहन मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी स्कूलों और बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, आपात निकास और विद्युत प्रणाली की जांच के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। छात्रों और स्टाफ को आपात स्थितियों से निपटने हेतु प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, एनडीएमए, दमकल विभाग, पुलिस और चिकित्सा एजेंसियों से सहयोग लेकर मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाए। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाओं, सहकर्मी सहायता प्रणालियों और सामुदायिक सहभागिता पहलों को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। किसी भी खतरनाक स्थिति या संभावित दुर्घटना की जानकारी 24 घंटे के भीतर संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा। इसमें लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों, सामुदायिक नेताओं, साथ ही स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया है कि वो भी असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करें। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस है। हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ के देश के प्रति समर्पण और योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। इस बल ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चुनौतीपूर्ण पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ के जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य, साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाई है। मानवीय चुनौतियों पर विजय पाने में भी उनका योगदान सराहनीय है। इसके अलावा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। इसके बाद उन्होंने लिखा कि आपका निस्वार्थ बलिदान हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ रहा है और नक्सलवाद को समाप्त करने का आपका अटूट साहस प्रशंसनीय है। आप बार बार
अग्रिम मोर्चे पर निडरता से डटे रहे हैं। हर विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए निडर संकल्प के साथ खड़े रहे हैं। सीआरपीएफ के शहीदों को नमन। आपकी वीरता की विरासत राष्ट्र को प्रेरित करती रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। उन्हें एक प्रेरक, दूरदर्शी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और एक महान देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय था। उनके विचार भारत के युवाओं को एक विकसित और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल के पहले चरण का मुकाबला दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच शनिवार को खेला गया। भारत की दोनों खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच हुआ पहला गेम कड़े मुकाबले में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों को आधा आधा अंक मिला और दूसरा गेम आज खेला जाएगा। फाइनल के पहले चरण के इस मुकाबले में भारत की दो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोनेरू हम्पी बेहतरीन महिला शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की उपविजेता और 2 बार की महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन भी हैं। तो वहीं दिव्या देशमुख की बात करें तो दिव्या अपनी तेज चालों और बेहतरीन खेल के लिए जानी जाती हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस बार लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। दूसरे सीजन की लीग की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगी, जिसके बाद पहला मैच खेला जाएगा। किस तरह से रहने वाला है डीपीएल का ये दूसरा संस्करण, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग को लेकर के अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का पूरी तरह से तैयार है। डीडीसीए के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं अशोक शर्मा जी। क्या इस बार नया स्पेशल होने वाला है इस डीपीएल में? 2 टीमें तो नई ली हैं, पहले हमारे पास 6 थी और अब हमने 2 टीमें और बढ़ाई हैं, तो टूर्नामेंट 8 टीमों के बीच में है और स्पेक्टेटर्स को और दिल्ली के दर्शकों को ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगी। पूरे महीने का शेड्यूल है, 2 तारीख से शुरू होकर 31 तक चलेगा। बीच में जो हमारी 4 टीमें लड़कियों के हैं उनके भी मैच देखने को मिलेंगे और डबल हेडर के अंदर है, मतलब 2 बजे से मैच शुरू होंगे और एक मैच शाम को होगा, एक 2 बजे से शुरू होगा। तो इस तरीके से पूरा टूर्नामेंट 31 को फाइनल है और ओपनिंग हमारी बहुत शानदार तरीके से हमने शुरुआत करनी है उसकी। हमारे जो अपना बॉलीवुड के स्टार हैं, रफ्तार जो गायक हैं और उनके साथ जो टीम है वो हमने बुक करा है और उस दिन ओपनिंग से पहले इनका शो होगा और स्पेक्टेटर्स के लिए हमने ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है और इसमें पहली बार इस बार क्या है कि हमने ई टिकटिंग सेल करनी शुरू करी है। लोग बाग जो भी टिकट खरीदते हैं उनको पहले टिकट लेने के लिए बाई हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ती थी। अब क्या है कि ई टिकटिंग से मोबाइल पे आपके आ जाएगी, आप शो करेंगे टंगस्टल पर और आपकी एंट्री हो जाएगी और इससे फोर्जरी जितनी होती थी वो भी बंद होने की कोशिश होगी। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा दे रहा है, उनको भी आगे जाने का मौका मिल रहा है। ये लीग जो है ये प्रोफेशनल लीग बहुत सी स्टेटों ने शुरू करी है, लेकिन महिलाओं की क्रिकेट दिल्ली ने शुरू करी है और पिछले साल भी बड़ा सक्सेस किया हमारा महिलाओं का। उतनी वो ही दर्शक थे जो मैच देखने आते थे, लेकिन महिलाओं के मैच देखने के लिए भी वो गए नहीं, उनको आते हुए बैठ के देखा पूरा मैच और फाइनल तो हमारा यादगार हुआ। अशोक शर्मा जी ने जिस तरह से बताया कि एक तो यहाँ पे ई टिकटिंग के थ्रू जो है वो टिकट मिलेगी, यानी ब्लैकमेलिंग की जो संभावना है वो खत्म कर दी है। स्पेक्टेटर आए, एंजॉय करे और डीपीएल का पहला सेशन जिस तरह से शानदार रहा था, इस बार दूसरा सेशन भी जो है और जो संस्करण है उसको यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरामैन राज के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।